प्रेरणा क्या मिली आपको? देख, विरोध तो जिनको करना चाहिए, अब हम क्या कहें, जो है विरोध तो हमारे ना है हमको। उन्होंने जो है उनका जो व्यक्तित्व था, जो उनको करना चाहिए था, वो हमारे चाचा हैं, जो उनको सही लगा अपने लाइन पे। मोना दीदी तो दीदी हुई आपकी, आप लोग संबोधित भी करते हैं मोना दीदी के नाम से, तो दीदी है, तो भाई बनकर उनके साथ आप जो काम आगे के लिए करेंगे क्षेत्र अपने व्यापारियों के लिए, वो सफर कैसा रहेगा आपका? वो क्योंकि नहीं आए कि निपट लेंगे, मिल लेंगे, ऐसे कोई उनकी कहीं नहीं आ गए लाइन पे ना तो गिफ्ट मिला। तो पांडे जी एक बात बताइए, आपने पूर्व अध्यक्ष की बिटिया का नाम क्यों सामने लाया? देखिए, बात कर रहे थे तो माननीय राजा भैया जी के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हुई, आप उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ देने गए, आप उनके सोशल अकाउंट को फॉलो करते हैं, ऐसा कहा जाता है, हमने देखा भी है, बहुत सर्च किया आपके बारे में हमने। तो क्या अचानक आप प्रमोद तिवारी जी के साथ बगल में प्रमोद तिवारी जी के साथ आपकी रील्स वायरल होती है, आप उनके अकाउंट को भी फॉलो करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा चेंजिंग कैसे? इसलिए इस फैसले से कभी सामाजिक प्रभाव कुछ पड़ा नहीं? बहुत बड़ा कहानी कथा की। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आज हमारे साथ न्यूज रूम में पॉडकास्ट के इंटरव्यू के लिए चंदन पांडे जी हैं, जो सांगीपुर मार्केट के उभरते युवा नेता, इनको नाम दे दिया गया है युवा नेता वाला। तो हम इन्हीं का आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सफर इनका जो है वो कैसा है, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड हो गए भैया सोशल मीडिया पर ये। सबसे पहले इंटरव्यू के दौरान आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं पहले सभी दर्शकों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आपके इस चैनल के पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे इस काबिल समझे और अपने स्टूडियो में आमंत्रण दिए, और मुझे हृदय से बहुत खुशी हुई। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आपकी पूरी टीम को कि आप मुझे इस लायक समझे, जो आज अपने स्टूडियो में ये स्थान दिए हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग जो है इतना अमूल्य समय निकाल कर इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारा नाम जो है चंदन पांडे है। और प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। प्रारंभिक जीवन जो है एक साधारण से परिवार से है। मतलब आप समझ लीजिए कि जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है, वहीं से मेरा प्रारंभिक जीवन शुरू हुई है। मैं हमेशा जो है बचपन से ही संघर्ष के ही रास्ते से निकला हूं, क्योंकि हमारे पिताजी की एक प्रतिष्ठान है, चाय की दुकान, तो वो लगभग जो है 35 साल से है, अस्पताल तिराहा पर सप्पू टी स्टॉल के नाम से है। तो 10 साल की उम्र से ही जो है मैंने अपना संघर्ष का जो जीवन था, वहीं से मेरा 10 साल की उम्र से ही शुरुआत हो गई, क्योंकि हमारे साथ जो है एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई थी। 10 साल की उम्र में मैं जो है हमारे पिताजी देख रहे हैं कि सुबह उठ रहे हैं और दुकान पे जा रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, और रात में 1 बजे 2 बजे दुकान बंद करके आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा संघर्ष ही हो गया आंख के सामने कि बेटा घर पे बैठा है, पढ़ रहा है या सो रहा है, और पिताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं से मुझे 10 साल की उम्र में सीख मिली, और मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। जिम्मेदारियां तो इतनी कम उम्र में नहीं आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ, दुर्घटना ही समझ लीजिए, खो गई। हमारे पिताजी उस चाय की दुकान पर जो है काम कर रहे थे, और सुबह का टाइम था, सुबह लगभग 7:30 बजे का। और उनके मतलब क्या हुआ कैसे हुआ उस समय तो वहां मौजूद नहीं थे हम। तो चाय बनाते समय चाय का फ्राई पैन जो था, वो उनके हाथ पर जो है, उबलती हुई चाय पूरा भरा फ्राई पैन उनके हाथ पर जो है गिर गया, और उनका हाथ पूरा जल गया। और उस समय मेरी उम्र जो है लगभग वही 10 से 11 साल की थी। तो हमारे पिताजी जो है उनको जो है उनके इष्ट मित्र यार जो भी थे उठा के अस्पताल ले गए। अस्पताल में उनका प्रारंभिक उपचार हुआ, फिर हम भी अस्पताल पैदल गए, साइकिल भी नहीं चला पा रहे थे हम, और हमारी माता जी पैदल जो है, अस्पताल के पीछे ही हमारा मकान है, तो हम लोग भागते हुए गए। और उसके बाद जब अस्पताल में अपने पिताजी की चीखें सुनी और वो दर्द महसूस किया, तो मुझे मतलब अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी। हम उस तकलीफ को हम अपनी जुबान से कह ही नहीं पाएंगे, ना ही व्यक्त कर पाएंगे। हमारे पिताजी जो संघर्ष कर रहे थे, फिर जो है उनके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आ गया कि उनका जिस हाथ से वो अपने बच्चों को, परिवार को पाल रहे थे, वही हाथ जो है जल गया। फिर जो है एक दिन बीत गया, हमारी दुकान बंद थी, और हमारा जो है पूरा परिवार उसी दुकान के ही भरोसे सब कुछ चलता था, खाना पीना उठना बैठना जो भी था सब उसी दुकान से ही था। तो हम बहुत ही अच्छा हमारा परिवार चल रहा था, लेकिन पता नहीं
कैसी कृपा बनी ईश्वर की जो है ये ऐसी दुर्घटना घटी। तो हमारे पिताजी एक दिन दुकान बंद किए, दूसरे दिन जब सुबह हुई मैं अपने पिताजी के साथ ही, पिताजी हमारे हमको अपने साथ ही लेकर लेटते थे। तो सुबह सुबह हुई और हमारे पिताजी उठ के बैठ गए और मम्मी हमारी बगल में बैठी थी और हम भी जो है बिस्तर पे ही लेटे थे। पिताजी हमारे तैयार होने लगे, वो बोले कि हम जा रहे हैं दुकान। तो मम्मी हमारी रोने लगी कि आपका तो हाथ भी नहीं सही है, कैसे आप काम करेंगे, क्या करेंगे। तो हमारे पिताजी ने एक जवाब दिया, अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं अपने दर्द के बारे में सोचूंगा, अगर मैं अपनी चोट के बारे में सोचूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। क्योंकि अगर मैं आज नहीं खड़ा होऊंगा तो मेरे बच्चे जो है कभी जीवन में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो यही बातें मेरे दिल को प्रभावित की और फिर हमने जो है 2 दिन तक वो पिताजी का संघर्ष, वो दौर देखा कि वो उस जले हाथ को जो है छोड़ के वो उस रास्ते पर फिर चले गए जिस रास्ते से हमारा परिवार चल रहा था, उस दुकान पे खड़े हो गए। तब हम 10 साल की उम्र में हम पिताजी की उंगली पकड़ के हमने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा और जो हो पाएगा मैं आपके साथ इस संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो भी हमारे पिताजी जो है मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने जो है जबरदस्ती उनके साथ खड़े हुए दुकान पर, जो यथाशक्ति थी उनके साथ हम लग कर काम किए और वहीं से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। माता जी के बारे में हमने कभी नहीं सुना है, क्योंकि पिताजी तो चाय की दुकान पर भी मिल जाते हैं, लोग उनके बारे में बता देते हैं, आपने भी कुछ बता दिया, लेकिन माता जी के बारे में हमने नहीं सुना। थोड़ा बता दीजिए। नहीं, माता जी हमारी एक हाउस वाइफ थी और ईश्वर का वो रूप थी। आप समझ लीजिए कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि हमारे पिताजी जो है सारा दिन दुकान पे ही रहते थे, तो जो शिक्षा हमको विद्यालय से नहीं मिल पा रही थी वो उनसे मिल रही थी। तो हमारी माताजी जो है हमेशा घर पे ही रहती थी, अपना काम जो भी घरेलू कार्य होते थे उसको करती थी। और हमारी माताजी जो है क्लास 5 तक पढ़ी हुई थी और बहुत ही साधारण परिवार से थी। और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो है मुझे ही लाड प्यार से जो है पाली थी। और उनका जीवन में मेरे इतना मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं, उन्होंने कितना संघर्ष किया। पिताजी से कम उनका संघर्ष नहीं रहा, क्योंकि एक बच्चे को पालने में जितना माँ संघर्ष करती है, कहीं मतलब आप कहते नहीं है कहीं भी कभी कभी ये भी आ जाता है कि पिता ज़्यादा संघर्ष करता है या माता ज़्यादा संघर्ष करती है बेटे को पालने में। तो कहीं ना कहीं मेरी माता जी जो है बहुत संघर्ष की हैं, पिताजी से हमारे कम नहीं की हैं। और हमारे परिवार में जो है एक ऐसी खुशी की लहर चल रही थी। भले ही पैसा कम कमा रहे थे, पापा का छोटी सी एक प्रतिष्ठान थी चाय की दुकान, उससे घर परिवार पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन ये कोरोना काल में जो है एक बहुत ही मतलब अब क्या कहें, इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ घटित हो गई। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार पे। कोरोना काल में 12 अक्टूबर 2022 में जो है हमारी माताजी का देहांत हो गया। कोरोना का टाइम चल रहा था और 1-2 दिन की वही नॉर्मल बुखार का वही समय था। तो प्रारंभिक उपचार के लिए हम जो है CHC सांगीपुर में जो है मम्मी का अपना इलाज करा रहे थे। 12 अक्टूबर की रात जब मैं सुबह अपनी दुकान के लिए निकल रहा था तो मैं अपनी मम्मी के कमरे में गया और मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है, जबकि मैं कभी नहीं जाता था। तब माता जी की हमारी बोली कि भैया हमारी तबीयत एकदम बढ़िया है। और मैं फिर हंसते हुए अपनी दुकान की तरफ गया और सुबह 6 बजे तक मैं अपनी दुकान पे था। तो मेरी बहन का फ़ोन आया सुबह सुबह कि भैया जल्दी चले, मतलब उन्होंने कहा कि भैया जल्दी चला आवा, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तब मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं पैदल, चप्पल भी नहीं पहना था दुकान पे, मैं चप्पल उतार के बैठा था कुर्सी पे। तो मैं बिना चप्पल के नंगे पाँव अस्पताल के पीछे से भागते हुए जब घर आया तो माता जी मेरी गिरी पड़ी हुई थी। लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी शक्ति थी कि वो मुझे देखते ही उठ गई, उठ कर मेरी गोद में आके बोली कि अरे चंदन बेटुआ का हो गई हमका। तो यही कह के वो हमारे ऊपर गिर गई। तब मतलब मेरी समझ में नहीं आया और ना मैं उनका, मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, मैं इसको जो है मतलब नहीं स्पष्ट कर सकता कि मतलब वो समय मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए कि मैं कैसे उस संघर्ष से निकला हूँ। और 2 साल तक मैं जो है उसी संघर्ष में जूझता रहा। फिर जो कुछ है उस संघर्ष से निकलने के बाद आज आपके सामने बैठा हूँ। राजनीति का महत्व आपके जीवन में क्या है? राजनीति का महत्व मेरा देखिए बचपन से एक सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं। तब माताजी हमारी जब एक्सपायर हुई तो
12 अक्टूबर को माता जी एक्सपायर हुई और 20 अक्टूबर को मेरा सिकंदराबाद में ज्वाइनिंग थी आर्मी एओसी सेंटर पे। मेरा सिलेक्शन हुआ था और ये बातें मैंने किसी से नहीं बताई थी, क्योंकि जिस दिन माता जी हमारी एक्सपायर हुई और मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ जो है सुनी पड़ गई मेरे लिए। और फिर मेरे पिताजी एकदम अकेले हो गए। मेरे पिताजी जब उनके साथ 10 साल की उम्र से अगर कोई लड़का जो है अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना शुरू करते, तो जाहिर सी बात है कि पिताजी का एक आधार बन जाता है, एक लाठी बन जाती है। तो वो चीज़ मैं बन गया था। और मैं मम्मी होती तो मैं शायद आज मैं देश की सेवा करने का ही उद्देश्य था मेरा, आर्मी में जाने का। तो मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं पिताजी की लाठी बनकर मैं समाज की सेवा यहीं रहकर कर सकता हूं। इसलिए मैंने अपने नौकरी का जो है परित्याग करके मैं अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा के लिए आगे आया। व्यापार मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आपने दावेदारी ठोकी। व्यापार इसके पीछे क्या कहानी? इसके पीछे यही कहानी है कि मैं एक सामाजिक कार्य के लिए आगे आया। समाज सेवा का एक प्रारंभिक चरण होता है और मेरा उद्देश्य ये था कि मैं पहले शुरुआत जो है अपने बाज़ार से ही करूं। और जो सेवा भाव मेरे मन में थी, मैं उस सेवा भाव से सांगीपुर बाज़ार के व्यापारियों के बीच में गया, अपना उद्देश्य बताया और लोगों से एक प्रेरणा मिली कि हाँ जो है चंदन उस काबिल हैं कि हमारे सुख और दुख में खड़े हो सकते हैं। और पूरी बाज़ार, मैं वो पूरी बाज़ार, सांगीपुर बाज़ार का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि पूरी बाज़ार हमको एक तरफ से जो है हमारा समर्थन दी। कुछ अराजकता जो एक आध दो हैं वो तो हर जगह की कहानी है, छोड़कर एक या दो बस, छोड़कर बाकी पूरी बाज़ार मेरे फेवर में थी। एक या दो क्या करते थे? उनका काम क्या? एक और दो बस उनका यही काम है भैया कि कोई चीज़ अच्छा हो रहा है तो उसमें खंडन करना। जी, बीच में आने का मतलब उनका क्या उद्देश्य था हम नहीं स्पष्ट कर सकते। मेरा उद्देश्य समाज सेवा था और मैं इस समाज सेवा को बिना पद पे रहे भी आज भी मैं कर रहा हूँ। तो उम्मीदवारी वापस आपने क्यों ले ली? उम्मीदवारी वापस लेने का कारण था कि मैंने एक सभा बैठाई थी, आपको जानकारी होगी, बाबा संतदास की कुटी पर मैंने 10 तारीख को एक बैठक की थी और मेरी इस बैठक में लगभग 400 से 500 लोग इकट्ठा हुए थे। और उस 400-500 लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैं अकेला सबके पास गया था, मैं अकेला सबसे निवेदन किया था और लोगों ने इतना विश्वास जताया कि मेरी 25 साल की उम्र है और 25 साल के लड़के की एक आवाज़ पर अगर 400 लोग इकट्ठा हो गए तो जाहिर सी बात है कि मेरी कुछ छवि रही होगी। तो उस भीड़ को देखते हुए, उस जो मंजर उस समय का था जो है, उसको देखते हुए वहाँ पर जो है लोगों ने पहली चीज़ तो 10 दिन पहले से ही सारा प्लानिंग कर रहे थे कि इस व्यक्ति को कैसे गिराया जाए, इस चुनाव को कैसे भंग किया जाए, इसको नेता नहीं बनने देना है बस। और मेरा उद्देश्य ही नहीं है नेता बनना, तो फिर मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि ये नेता बन रहा है, इसका पैर काटना पड़ेगा, इसको नेता नहीं बनने देना है। तो मेरा उद्देश्य ही नहीं है नेता बनना, मैं एक सेवक हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ यार। मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ, मैं सबको सम्मान दे रहा हूँ, हर जाति के वर्गों को सम्मान दे रहा हूँ। तो पांडे जी एक बात बताइए, आपने पूर्व अध्यक्ष की बिटिया का नाम क्यों सामने लाया? देखिए उनका नाम मैं सामने नहीं ले आया। उसी भीड़ में एक आध दो लोग थे जो है, उन्होंने एक आध दो लोगों का, उन्हीं का नाम नहीं, एक आध दो लोगों का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन उनकी छवि जो है एकदम जीरो थी। जिसका भी नाम आया होगा वो चुनाव बैलेट पेपर पे करा लेते या जिस तरीके से मुझसे चुनाव में लड़ना चाहते लड़ लेते। वो उनका क्या वजूद रहता और मेरा क्या वजूद रहता ये तो आपको वक्त बताता फिलहाल। लेकिन जब स्वर्गीय श्री भूपेंद्र सिंह जी का नाम आया तब मेरे रोए खड़े हो गए। फिर मैंने सोचा कि जो है एक बेटे को एक पिता तुल्य से लड़ाने का बहुत बड़ा जो है एक साजिश यहाँ पर रची गई है और मैंने तुरंत वहाँ पर डिसीजन लिया कि मुझे जो है अपने पिता तुल्य के खिलाफ चुनाव लड़ना ही नहीं है। अगर उनकी बिटिया है तो वो मेरी एक बहन है और इस बाज़ार की मान सम्मान है। तो मैं अपना निर्णय वहीं पर वापस ले लिया और मैंने कहा अगर ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा जा रहा है तो मैं चंदन पांडे राजनीति, ये जो व्यापार मंडल अध्यक्ष का पद का प्रस्ताव दिया हूँ, मैं पूरा समर्थन जो है अपनी बहन दीक्षा सिंह जी को समर्पित कर रहा हूँ। इस फैसले से कभी सामाजिक प्रभाव कुछ पड़ा नहीं? बहुत पड़ा। जो लोग वहाँ पर इस सभा का खंडन कर रहे थे उनकी छवि कैसी है क्या है वो लोगों के बीच में आई और मेरा क्या उद्देश्य था वो भी सबके सामने आया। तो मेरा जो मान सम्मान कल था उससे 10 गुना ज़्यादा आज चल रहा है बाज़ार में। बाज़ार ही नहीं, मुझे
आसपास के हमारे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में अगर कोई भी घटना हो रही है, सबसे पहले हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि भैया हम ऐसी चीज़ से परेशान हैं। हमें समाज सेवा करनी है, हमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है हमारा। हमें सिर्फ समाज सेवा में लगे रहना है, दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी कंडीशन में हो, मुझे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा मोना जी के साथ काम करने का मौका आपको कैसे मिला? देखिए, वो प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा मोना जी की जो आपने नाम ले लिया, मैं पहले उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे महान भाव का अपने इस स्टूडियो में जो है नाम लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके बारे में मुझे बोलने का एक मौका मिल रहा है। देखिए, हमारा परिवार जो है सदैव गरीबों के हित में रहा है और हर जाति वर्ग के हित में रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो है ये एक ऐसी पार्टी है कि ये हमेशा सब जाति के वर्गों को मिलाकर चल रही है। आज के समय में जातिवाद नहीं है इसमें। और माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से हैं और हमारे समाज के हैं, हमारे बीच के हैं। वो मैंने देखा है कि आज तक किसी ऐसे व्यक्ति के घर मतलब ये बहिष्कार नहीं किए हैं कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, वो इस जाति का है। वो हर जाति के व्यक्ति के लोगों के सुख और दुख में पहुंचे हैं, मिले हैं, कंधे से कंधा मिलाए हैं, गले लगाए हैं। हमारी बहन आराधना मिश्रा मोना दीदी हैं। अगर किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो उसके परिवार के, वो ये नहीं समझते हैं कि ये दूसरे का परिवार है, पूरे रामपुर खास को उन्होंने अपना परिवार माना है। उस परिवार के नज़रिए से देखा है जो परिवार वो अपना चला रहे हैं। तो प्रमोद तिवारी और मोना जी से प्रेरणा क्या मिली आपको? देखिए, एक पिता से जो प्रेरणा मिलती है वही प्रेरणा मुझे उस पिता तुल्य माननीय श्री राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी से मिली है। और मैं अपनी राजनीति की शुरुआत अगर किया भी हूँ तो उनके चरण छूकर और उनका आशीर्वाद लेकर किया हूँ। और मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि मैं आजीवन जब तक जीवित रहूँगा मैं तब तक माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। मेरी एक एक सांसें जो है उनके लिए आजीवन रहेगी। कि आप पद पर नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपने व्यापारियों के लिए क्या क्या किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पद पर रहना बड़ी बात नहीं है, आपका लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ी बात ये है। और हमारा लक्ष्य यही है कि मैं व्यापारियों की सेवा, मतलब व्यापारियों की ही सेवा क्यों करूं, मैं पूरे समाज की सेवा करना चाहता हूं। अभी हाल ही में 9 दिसंबर को हमारी शादी की सालगिरह थी, तब मैं गौरीगंज चला गया था, अनाथ आश्रम, वहाँ पर सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो मेरा उद्देश्य सेवा करना है, ना कि मेरा उद्देश्य राजनीति करना है। और मैं व्यापारी ही नहीं, हर वर्ग के हर व्यक्ति की जो भी समस्याएं होंगी अगर मेरे कानों तक पहुंच रही हैं तो मैं सबसे पहले समय न देखकर उनके साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा और उनकी उस समस्या को 24 घंटे के अंदर उसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास भी करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़े। ये जो प्रेरणा मुझे मिल रही है, जो मुझे हिम्मत मिल रही है, ये हमारे पिता तुल्य जो हमारे गार्जियन हैं, जो मेरे संरक्षक हैं माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, उन्हीं से मिल रही है। और उन्हीं के ही आशीर्वाद से मैं ये प्रयास करूँगा। मोना दीदी तो दीदी हुई आपकी, आप लोग संबोधित भी करते हैं मोना दीदी के नाम से, तो दीदी हैं, तो भाई बनकर उनके साथ आप जो काम आगे के लिए करेंगे अपने व्यापारियों के लिए, वो सफ़र कैसा रहेगा आपका? वो सफ़र एक जैसे सगे भाई और बहन का होता है उस तरह रहेगा। मैं एकदम मैं बहुत साफ व्यक्ति हूँ, मुझे किसी बात को बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं रहती है। मैं अगर सत्य के रास्ते पर चल रहा हूँ तो मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो गिरा दे। और मैं जिस सेवा भाव से उतरा हूँ, अगर कल को मेरी हत्या भी हो जाती है तो मुझे 1% गम नहीं होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से सबकी सेवा भाव में लगे रहना। मेरा किसी से कोई विवाद करना नहीं है। अगर मैं माननीय मोना दीदी जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलकर उस सेवा भाव में सहभागिता ले रहा हूँ तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है भैया। आप समझिए कि ये जो सौभाग्य सबको नहीं मिलता है सेवा करने का। और वो बहुत बड़े महापुरुष हैं माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, कि उनका पूरा परिवार आज
देखा जाए तो रामपुर खास को एक परिवार की तरह सजा के रखा है, और बस उन्हीं से मुझे सीख मिल रही है, उन्हीं से प्रेरणा मिल रही है, वही कर रहे हैं हम भी। ईद में जब आप शुरुआत कर रहे थे तो माननीय राजा भैया जी के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हुई, आप उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ देने गए, आप उनके सोशल अकाउंट को फॉलो करते हैं, ऐसा कहा जाता है, हमने देखा भी है, बहुत सर्च किया आपके बारे में हमने। तो क्या अचानक आप प्रमोद तिवारी जी के साथ बगल में प्रमोद तिवारी जी के साथ आपकी रील्स वायरल होती हैं, आप उनके अकाउंट को भी फॉलो करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा चेंजिंग कैसे? देखिए, अकाउंट को फॉलो करना तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक अगर रही प्रमोद तिवारी राजा भैया जी की बात यहाँ पे, तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, और क्या किसको पसंद है ये हम आप नहीं तय कर सकते हैं। देखिए, अपना प्रतापगढ़ जिला ही नहीं, लगभग प्रदेश स्तर तक जो है, ये अपने प्रतापगढ़ जिले के जो दो चेहरे हैं, जो दो हस्तियां हैं, मैं हमेशा राजा भैया को जो भाई का दर्जा होता है, मैं उस नज़रिए से देखता हूं, और वो कहते नहीं जैसे पिक्चर के हीरो होते हैं, मैं उनको उस तरह देखता हूं, वो एकदम हीरो की तरह है, और वो हीरो का लुक, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका सेवा भाव, गरीबों के बीच में जाना आना, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है। और रही बात प्रमोद तिवारी जी की, तो वो एक ऐसे नेता हैं कि किसी भी, अगर कोई भी मान लीजिए कंडीशन बन रही है राजनीति की, अगर मेरे जीवन में फिलहाल जब मैं ये सब कर रहा था तो तब मेरा उद्देश्य राजनीति या सेवा करना कुछ भी नहीं था, मैं अपनी दुनिया में मस्त था। तब राजा भैया की रील लगाता था, फोटो खींचता था, फोटो देखता था, उनके जन्मदिन पर भी गया था, मैं लखनऊ गया था मैं कैंट में, और वहाँ पर उनको बधाई भी दी, स्नेह भी मिला। लेकिन जब मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करने के लिए आया, तो मैंने सबसे पहले अपने पिता तुल्य श्री प्रमोद तिवारी जी जो हैं, मैं उनको अपना परिवार का एक सदस्य मानता हूं, और वो भी मुझे मानते हैं। और तब जैसे किसी चीज़ की शुरुआत की जाए तो सबसे पहले आशीर्वाद अपने परिवार, अपने घर से जो मुखिया होते हैं उन्हीं से लिया जाता है। तो मैंने व्यापार मंडल का भी, आपने जो प्रश्न किया था कि जब मैं व्यापार मंडल के चुनाव का जब मेरे अंदर विचार आया, तो माननीय श्री प्रमोद तिवारी अपनी बहन आराधना मिश्रा मोना दीदी जी के पास गया, उनका चरण छुआ, और मुझे उस जगह पर वो प्यार, वो कहते नहीं है कि जो परिवार से जो अपनत्व मिलता है, वो लगाव मुझे देखने को मिला। तब मेरे मन में ये विचार आया कि अगर मैं मान लीजिए किसी पद पर ना भी रहूं, तब भी मैं जीवन में जब तक जीवित रहूंगा तब तक अपने इस परिवार के लिए समर्पित रहूंगा। और वहीं से ही मेरी राजनीति, या जो आप कहिए सेवा भाव, आप अपने नज़रिए से कुछ भी कहिए, बाकी मैं एक सेवक के रूप में हूँ। वो शुरुआत मैंने वहीं से आशीर्वाद लेकर शुरू की माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी के लिए। वो एक ऐसे नेता हैं कि हर जाति के वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को अपना परिवार माने हैं, अपने सुख और दुख में उनको शामिल किए हैं। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उनसे बहुत कुछ आगे भी मुझे सीखने को मिलेगा। और ये जो स्नेह, उन्होंने जो भरोसा मेरे ऊपर जताया है, मैं उसको हमेशा बना के रखूँगा। और जिस सेवा भाव से आज मैं चल रहा हूँ, आजीवन मैं उनके संरक्षण में रहकर ये सेवा करता रहूँगा। कभी धमकी उमकी नहीं आई कि निपट लेंगे, मिल लेंगे, ऐसे कोई धमकी कहीं नहीं आएगी। धमकी तो हमारा व्यापार मंडल अध्यक्ष के चुनाव के जस्ट दूसरे दिन ही हमको क्या धमकी आई थी? धमकी यही आई है कि भैया जो है, अगर वो राजनीति से अगर अपने आप को पीछे न लिए तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे मित्र को धमकाया गया था बुला के। हमारा एक बहुत ही परम मित्र है लवकुश बैस, जो है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। और एक वीरेंद्र पांडे जी हैं, उनकी भी प्रतिष्ठान है अक्षत बेकर्स के नाम से। ये दो व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। संत बाबा की कुटी पर जो है, जब सारी मीटिंग जो है समाप्त हुई, तो वहाँ पर कुछ लोग हड़का चमका के उनको दबाने का प्रयास किए, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला कि मैं चंदन को कभी अकेला छोड़ नहीं सकता। अगर उनके लिए मुझे गोली भी खानी पड़ेगी तो मैं गोली खा सकता हूँ, मुझे कोई दबा नहीं सकता। तो अगर जिसके साथ ऐसे मित्र हों और जिनके साथ सांगीपुर जैसा परिवार हो, तो यार उसका क्या कोई कुछ कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। और मैं सांगीपुर को अपना परिवार मान चुका हूँ। आजीवन उसके लिए अगर मुझे गोली खानी पड़ेगी तो अपने घर में मैं किसी से बता कर नहीं निकलूंगा। मैं सीधे सामने आकर उसकी कंधे से कंधा मिलाकर हर परिवार के साथ में खड़ा रहूँगा। सांगीपुर बाजार ही नहीं, सांगीपुर की जितने भी ब्लॉक में जितने भी क्षेत्र हैं, जिस परिवार को अगर मेरी ज़रूरत पड़े, वो मुझे आधी रात को याद करें। व्यापारियों के साथ आपके संवाद का तरीका क्या है?
जैसे एक पारिवारिक संबंध होते हैं, जैसे हम अपने परिवार में अपने माता पिता से बात करते हैं, भाई बहन से बात करते हैं। तिवारी जी की पूरी बात एकदम आप दिमाग में फिट कर लिए। वो भी कहते हैं रामपुर खास मेरा परिवार है, तो आप भी सांगीपुर को अपना परिवार मान। देखिए भाई, वो तो क्या मैंने बताया कि अगर मैंने कुछ सीखा है अपने जीवन में, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अपने परिवार घर से ही सीखता है। और अगर इस क्षेत्र में मैंने कुछ अगर सीखा है, पढ़ा है, तो मैंने माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी के व्यक्तित्व के बारे में मैंने जाना, समझा, पढ़ा। मेरे बाबा जो थे श्री रामलाल पांडे जी, स्वर्गीय श्री रामलाल पांडे जी, वो भी जो है माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी की बहुत ही बड़े समर्थक थे। तो उनसे ही कुछ प्रेरणा मिली, कुछ वो रख कर गए थे। कुछ हमारे पिताजी, हमारे बहनोई बबलू ओझा जी हैं, 15 साल से प्रधान है, कांग्रेस से हैं। उनके पिताजी रामकरण ओझा जी जो है पूरा समर्पित कार्यकर्ता हैं, परिवार की तरह हैं आज। तो इन लोगों से हमारा जो है पूरा परिवार, रिश्तेदार सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पूरा कहीं कोई भटकाव है ही नहीं, सब कांग्रेस, पूरा समर्पित कांग्रेस हैं। आपने राजनीति के बारे में बात की, माननीय प्रमोद तिवारी जी के बारे में बात की, मोना जी के बारे में, रघुराज जी के बारे में बात की आपने। अब फिर से वापस आते हैं व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया, आपने बताया नहीं, नाम नहीं लिया, हम ले रहे हैं। आप किस चीज़ का? कभी प्रधानी का चुनाव था, आप जिसके लिए समर्पित थे वही आपका विरोध कर दिए इसमें। क्या यही कारण तो नहीं बन गया चुनाव में आपने एक कदम पीछे ले लिया? यही विचार है वो। हम अगर उनके चुनाव में अगर अपने परिवार के साथ दगाबाजी किए थे, हमने अपने परिवार के सदस्य के साथ जो है नाइंसाफ़ी किए थे, और इनके साथ जो है हम रात दिन एक करके अगर कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े थे, तो जाहिर सी बात है अगर एक व्यक्ति समर्पित होकर किसी के लिए काम करेगा तो उसको उसका रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए ना। आगे लाइन पे ना तो गिफ्ट मिला है हमको। उन्होंने जो है उनका जो व्यक्तित्व था, जो उनको करना चाहिए था, वो हमारे चाचा हैं, जो उनको सही लगा। अपने लाइन पे घूम फिरा के ही पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे थे अपना नाम। फिर वही चीज भैया, हम किसी का नाम क्यों लें बताइए? हमारे लिए सब एक विरोध प्रधानी का था कि नहीं? प्रधानी में हम उनके साथ थे, तो उनको हम कैसे हमारा वो विरोध, जिनको विरोध करना चाहिए वो तो बेचारे आए ही नहीं। विरोध तो जिनको करना चाहिए, अब हम क्या कहें, जो चाहते थे आप ठीक है, जो है विरोध तो उनको करना चाहिए था, क्योंकि मैंने गलती की थी। उनके चुनाव में मैंने खुल के विरोध किया था, और आप जिसके साथ थे आपके साथ वही दगाबाजी कर गए। नहीं, हम कहे भैया दगाबाजी कर गए, लेकिन ठीक है, वो हमारा कर्म था, वो मेरा नहीं किए थे क्या? अब भगवान जाने भैया। जरूर अच्छी बात है कि मैंने अच्छा कर्म किया कि बुरा कर्म किया। हाँ, किसी के विचार को हम नहीं पढ़ सकते हैं, ये चीज़ मुझे सीखने को मिला कि इस जीवन में अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलेंगे तो आपका विरोध होगा, और वही विरोध ही है कि मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। आपने मुझे आमंत्रण दिया, आप अपने स्टूडियो पर बैठाए, जनता मुझे पूछ रही है, और मेरा कोई उद्देश्य राजनीति करना तो है नहीं। मैं सेवा करने के लिए निकला हूँ, और सीना टाइट करके सेवा करते हुए रहूंगा। आपका लक्ष्य क्या है, क्या लेकर निकले? राजनीति में पूछ रहे हैं या राजनीति करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं किसी व्यक्ति के साथ कैसे राजनीति कर सकता हूँ? मुझे जनता जिस रास्ते पर ले जाएगी, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। आप पहले बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे जनता जिस रास्ते पर ले चलेगी, मैं उस रास्ते पर चलूंगा। और हमारे जो गार्जियन हैं, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी हैं, मैं उनके दिशा निर्देश के अलावा एक रोए बराबर इधर का उधर नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा। युवा पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी इस राजनीति, इस सेवा के लिए आगे आए। अगर युवा पीढ़ी नहीं आएगी तो अब यार ये बताइए आप भैया, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा हमारा बात करने का लहजा ही ऐसा है कि हम एक भाईचारे से बात करते हैं। अगर एक अकेला शेर भगत सिंह जो है यही सोच लिया होता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अकेले इतने, आपने उनके बारे में बताने का मतलब मेरा उद्देश्य कुछ दूसरा ही है। यहाँ पे आपके स्टूडियो में उनका नाम मैंने अगर लिया है इतनी बड़ी हस्ती का, तो सुखदेव जी, भगत सिंह जी, ये जो भी हमारे पूर्वज हैं, तो अगर ये लोग भी यही सोच लिए होते तो इतनी बड़ी क्रांति कैसे सफल कर पाते बताइए? आज हम लोग कहाँ होते? अगर वो अकेले ये कर सकते हैं तो फिर वही खून, वही सब कुछ, वही जज्बा तो आज हमारे अंदर भी है ना। तो हम भी उसी उद्देश्य से निकले हैं कि एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। चंदन जी, आपने हमसे बात किया, हमारे न्यूज़ रूम में आए, इतना अच्छा शानदार पॉडकास्ट शूट हुआ, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अरे नहीं, आप धन्यवाद मत करिए। जो है ये हमारा सौभाग्य है कि आपके इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए और आपने मुझे उस लायक समझा
और मैं जो इस वीडियो को इतनी देर देखे, समय दिए, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि